हम टोल टैक्स देते रह जाते हैं, सड़कों पे टैक्स देते हैं, गाड़ी का टैक्स देते हैं, पर वो कहाँ जा रहा है पता ही नहीं। जहाँ की पेट्रोलिंग होनी चाहिए, दिल्ली का हाल है। अगर आप हाईवे कहीं दूर चले जाएं तो कौन मदद करेगा आपको? यहाँ 2 घंटे दिल्ली शहर में एम्बुलेंस आने में लग गए। तो गॉड ब्लेस आवर कंट्री एनी विच वेज। तीसरा, अगर आप हॉस्पिटल चले जाएं, क्योंकि ये सब मैं कर चुकी हूँ, ये मैं जी चुकी हूँ, आई हैव टेकन सो मेनी विक्टिम्स टू द हॉस्पिटल, तो मुझे मालूम है वो एग्जैक्टली एक एक शब्द जो बोल रही थी, कितनी पीड़ा होती है। ऐसे वेजिटेबल की तरह डाल देते हैं वहां पे, कोई पूछ भी नहीं रहा होता, बिल्कुल पूछता नहीं है कोई वहां पे, कोई परवाह ही नहीं है किसी को, जब तक आप चीख चिल्ला के मदद नहीं मांगती हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और कहाँ है उनके पास, सब करप्शन में जा रहा है। सब इक्विपमेंट्स जो आने चाहिए नहीं आ रहे हैं, तो एवरीथिंग इज रिलेटेड टू करप्शन एंड मॉरल करप्शन ऑफ पीपल। हम लोग वैसे भी करप्ट हैं, पैसे से भी करप्ट है, मॉरली भी करप्ट है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैं इसलिए हम बोल रही हूँ क्योंकि एज अ सोसाइटी वी आर अ बिग फेलियर। तो ये इंसिडेंसेस आज से नहीं, 25 साल पहले भी मैंने एक केस उठाया था जिसमें जुवेनाइल ने एक सिक्योरिटी गार्ड को एक्सीडेंट किया था, मैं उसे हॉस्पिटल ले गई थी, वो भी छूट गया था। तो मैं वही रीलिव कर रही हूँ 25 साल बाद, और हम 25 साल बाद ये बात कर रहे हैं, तो मुझे पता नहीं हम कहाँ जाएंगे। मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है। आई एम रियली रियली, आई डोंट नो, आई डोंट हैव वर्ड्स। नहीं, ये इस घटना ने गुस्सा, दुख, आंसू सब के सब एक साथ दे दिया है। इस घटना ने सबको सन कर दिया है कि ये आखिर हो क्या रहा है। और इतने सख्त सख्त कानून की हम बात करते हैं। मनीषा जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले कपिल जी एक चीज मुझे समझाइए ना। हिट एंड रन के जितने केस में देखती हूँ, अमूमन उसमें आरोपी छूट ही जाता है ना, बेल मिल ही जाती है उसको, वो बाहर आ जाता है और पीड़ितों को मुंह चिढ़ाता ही है। 20,000 की कीमत चुकाएगा, जैसे कानपुर में हुआ, वो जेल से बाहर आ जाएगा। या किसी के 10वीं के एग्जाम है जैसा द्वारका में हो रहा है, वो जेल से बाहर आ जाएगा। एक को तो मेरे ख्याल से एक ऐसे लिखने को भी कहा गया था और उसके बाद छोड़ दिया गया था। देखो, ये तो मिसफॉर्च्यून है हमारे देश का कि जब सरकार एक अच्छा लॉ लेकर आ रही थी तो कहते हैं ना कि जो कुछ इफेक्टिव पार्टीज ने इतना शोर मचाया, पॉलिटिकल माइलेज इतनी ली कि उस लॉ को ही स्टे कर दिया गया, उस लॉ को ही एक्शन में नहीं लाया गया। और ये जो है, ये उस चीज की गलती आज हम सफर कर रहे हैं। क्योंकि अगर वो लॉ होता, अगर वो होता तो आज किसी की हिम्मत नहीं होती एक्सीडेंट, हिट एंड रन, रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग करने की। किसी की हिम्मत नहीं होती किसी को गाड़ी से उड़ा देने की। और एक दूसरी बात यह है कि जैसे कि आपने जुवेनाइल बोर्ड का आपने फायदा उठाया, बच्चा तो छूट गया, जबकि आपके इसमें प्रावधान है कि आप गार्डियन को पनिश कर सकें, ये पहली चीज है। और दूसरी बात, जहां लॉ है कि 7 साल से कम की सजा वाले केस में आप अरेस्ट नहीं करेंगे, उसमें पार्ट 2 है कि अगर आप अरेस्ट करना चाहे तो अपने सुपीरियर ऑफिसर से आप लिखित में बताएंगे कि आपको क्यों अरेस्ट करना है। तो यहाँ पे कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है, पर ब्लैंकेट बैन यहीं पे होता है जहां पे पैसे वाले बच्चे होते हैं, गाड़ियां चला रहे होते हैं, बाप आते हैं, बेटे बोलते बेटा 17 साल बता दो, बेटा 19 साल बता दो, बेटा लंबोर्गिनी बचा दो, बेटा एक काम करो एसे लिख दो। तो ये तो हमारा मिसफॉर्चून है, पर हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? नहीं, वरना कोई ना कोई आ जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा, ड्राइवर को आगे कर देंगे कि मैं गाड़ी चला रहा था, बच्चे से एक्सीडेंट नहीं हुआ, जैसे हमने शिवम मिश्रा के केस में देखा। लेकिन मनीषा जी, यहाँ पर सवाल पेरेंटिंग को लेकर भी खड़े होने लगे ना। क्या वो पिता जिम्मेदार नहीं है जो अपने एक नाबालिग बच्चे को, अगर वाकई में उसकी उम्र 17 साल है, उसके हाथों में स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी थमा रहा है, कुछ नहीं पता उसे ड्राइविंग कैसे करनी है, बस रील बनानी है, बराबर में बहन बैठी है वो रील बना रही है, सामने से एक शख्स को आपने एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई, उसकी हत्या कर दी सिस्टम ने। ये क्या बदलाव करने जरूरी है? बिल्कुल आप सही कह रही हैं प्राची जी। और डेफिनेटली पेरेंटिंग इसमें काफी बड़ा रोल है पेरेंटिंग का। और यहाँ पे पेरेंटिंग से पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगी। जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो ये टीनेज का केस है, तो उसमें चाइल्ड, टीनेज और एडल्ट, ये तीनों में जो एक लिम्बिक सिस्टम होता है, ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो इमोशनल एंड रिवॉर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो उस चीज का सेंटर होता है। तो वो थोड़ा सा जल्दी उसका डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन एक और यहाँ पर जो हमारा फोरहेड होता है, उसके जस्ट पीछे एक और पार्ट होता है जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, रीजनिंग, ठीक है, बच्चा हो सकता है कि रीजनिंग ऐसा कुछ डिस्प्ले करे, लेकिन कहीं अगर वो किसी काम सिचुएशन में है तो वो हो सकता है अपनी मेच्योरिटी दिखा पाएगा। लेकिन अगर किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में है या किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है, तो ये मेच्योरिटी उसमें नहीं होती है, जिसको हम
एक मेच्योरिटी गैप बोलते हैं। और ये जो गैप होता है ये फुलफिल तब होता है, यहाँ पे मैं वापस आपके सवाल का जवाब दूंगी, पेरेंटिंग। तो क्या उसको वैल्यू सिस्टम रहा है, क्या उसने ऑडियो विजुअल्स आज तक किस तरह की उसको फीडिंग्स मिली हैं बच्चे को, ये सब चीजें डेफिनेटली पेरेंटिंग से आती हैं। पेरेंटिंग या उसके जो भी केयर टेकर्स हैं, और 17 और 19 का ये फासला हम लोगों ने देखा, 17 और 19 का जो फासला है वो भी कैसे आया, कैसे उसके दिमाग में इमीडिएटली ये तो आ गया कि वो बोल दे कि 19 साल का है वो, लेकिन 17 साल का अगर वो है और उसको एग्जाम के लिए अलाउ कर दिया गया है, तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ एक्शंस ऐसे होने चाहिए, क्योंकि प्यूनिटिव एक एक्ट जरूर आना चाहिए। रीइंफोर्समेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। निगेटिव रीइंफोर्समेंट अगर नहीं होगा तो केवल आज ये एक केस नहीं है, कल को हो सकता है इस तरह के और केसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कुछ ऐसा स्टेप डेफिनेटली लेना चाहिए। और पेरेंटिंग, ये सडनली ऐसा नहीं कि ये इतना बड़ा एक केस हो गया, उसको ये जो बच्चा है उसको इस तरह की रिलैक्सेशन काफी पहले भी मिली होंगी, और ये उसकी लर्निंग्स हैं